सुप्रभात, स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। क्लास है कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की। चैप्टर चल रहा था अपना साझेदारी का सामान्य परिचय, और इसमें हमने देखा था कि साझेदारी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से साझेदारी चालू होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या होते हैं, साझेदार अपने जो लेखांकन है, साझेदारी व्यवहार है, वो किस तरह से उनका लेखांकन करते हैं, किस प्रकार से वो लेखांकन है उनको लाभ हानि नियोजन खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में मेंटेन करते हैं, साझेदार के पूंजी खाते बनाने की विधियां, इन सब के बारे में हमने किया था। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था साझेदारों के लाभ हानि खाते बनाने का, और 2 आपको होमवर्क में भी दिए थे। आज हम बात करते हैं पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज हमेशा ध्यान रखना, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान अगर साझेदारी संलेख में उल्लेख किया हुआ है तब ही उनको देंगे, अन्यथा पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। एक बार फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज की गणना के बारे में संलेख में लिखा हुआ है तो ही पूंजी पर ब्याज की गणना होगी, अन्यथा पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अगर प्रश्न में पूंजी पर ब्याज की गणना करने की बात कही गई है तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखनी है कि पूंजी पर ब्याज हमेशा वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी होगी, इनिशियल कैपिटल होगी, उसी पे ब्याज दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, प्रारंभिक पूंजी की गणना। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई है, अंतिम पूंजी दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो अपने को प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। ये हमने कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 3 में भी ये बात सीखी थी। ठीक है, यहां उस फॉर्मूले को एक बार फिर दोहरा देता हूं कि प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अंतिम पूंजी लेंगे जो प्रश्न में दी हुई रहेगी। अंतिम पूंजी को हमने लिख दिया। अगर वर्ष में आहरण किया गया है तो उस आहरण को ड्राविंग्स को हम जोड़ देंगे। अमूमन क्या करते हैं, पूंजी में से आहरण घटाया जाता है ना, लेकिन प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करते समय हम क्या करेंगे, जो आहरण है वर्ष भर का, उस आहरण को वापस जोड़ देंगे। अगर वर्ष भर में साझेदारों ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है कोई, तो उस अतिरिक्त पूंजी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी अगर और लगाई है तो उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चालू वर्ष में अगर लाभ हुआ है और साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ दिया गया, पूंजी में जोड़ दिया गया है, तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर उस वर्ष लाभ ना होकर हानि हुई है तो उसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हानि है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, प्रारंभिक पूंजी की गणना कर लेंगे। अब प्रारंभिक पूंजी की गणना करने के बाद हमें पूंजी पर ब्याज की बात करते हैं। तो पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय अपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। जब पूंजी में कोई परिवर्तन ना हो, यानी वर्ष के प्रारंभ में पूंजी लगाई, उसके बाद पूंजी ना तो विड्रॉल की और ना ही पूंजी है वो एडिशनल लगाई, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शुरू में जो पूंजी थी वही चल रही थी, तो उस स्थिति में ब्याज कैसे गणना करेंगे, सामान्य तौर पर पूंजी की राशि गुणा ब्याज की दर बटे 100। ब्याज की दर अपने को प्रश्न में दे दी जाएगी। अगर पर पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, पूंजी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कभी पूंजी लगा रहा है, कभी निकाल रहा है, तो वर्ष भर में, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज का सूत्र क्या रहेगा, गुणनफलों का योग गुणा ब्याज की दर बटे 100 गुणा 12। अब गुणनफलों का योग कैसे निकालेंगे, गुणनफलों का योग ऐसे निकालेंगे, सपोज करो किसी पार्टनर ने साल के शुरू में 1 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए, 1 लाख रुपए। ठीक है, और उस 1 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए लगाए और 1 अप्रैल को उसने अपनी पूंजी में से 10,000 रुपए निकाल लिए। तो 1 अप्रैल को निकाले तो 1 लाख रुपए कितने महीने चले, 3 महीने। अब उसकी पूंजी हो गई 10,000, निकालते ही 90,000। अब 90,000 ये 1 अप्रैल से शुरू होती है उसकी पूंजी, 1 अप्रैल से, और वो 30 जून तक, 30 जून को फिर 5,000 और लगाता है। 30,000 क्या करता है, 30 जून को क्या करता है, 5,000 और लगाता है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने ये पूंजी चल गई। ठीक है, उसके बाद उसने फिर 5,000 रुपए लगाए तो कितने हो गए, 95,000 हो गए, और उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब ये पूंजी चल गई 6 महीने, जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, समय के साथ उसको गणना कर लेंगे, और फिर उसकी हम गणना करेंगे। जैसे ये हो गए 3 लाख, ये हो गए 2,70,000, और ये हो गए 5,70,000,
इनका टोटल 10,40,000। 10,40,000 गुणनफल हो गया, तो यहां लिखेंगे 10,40,000 गुणा ब्याज की दर 100 गुणा 12। तो गुणनफल बनाना आया जितने समय के लिए वर्ष में पूंजी चल रही है उतने समय के लिए। ये गुणनफल है, हम कई प्रकार से बना सकते हैं। जैसे यहां मैंने जितने टाइम के लिए जितनी पूंजी चली उस हिसाब से बना लिया, और अगर मैं चाहूं तो इसको और अलग, जैसे 1 लाख रुपए है तो इसे 1 लाख को 12 से गुणा कर दिया, फिर उसने 10,000 निकाल दिया, 10,000 का अलग से कर लिया। तो कई तरीके हैं गुणनफल ज्ञात करने के, कई तरीके। सामान्य तरीके ये रहता है, ये थोड़ा सा आसान है और यहाँ पर अपने को गलती की संभावना कम रहती है। तो जितने टाइम के लिए जितनी पूंजी चली उसको उतने टाइम से गुणा कर दिया, ठीक है। और तो इस तरह से ये आप पूंजी पर गुणनफल ज्ञात कर लोगे, गुणनफलों का योग हो जाएगा ब्याज की दर और 100 गुणा 12, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सॉरी ये हो जाएगा आपके 11,40,000। माफी चाहता हूं, थोड़ी सी गणना में ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो इस तरह से आप 11 लाख गुणनफल तैयार कर लोगे। गुणनफल तैयार करने के बाद आप ब्याज की दर और 100 गुणा 12, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ब्याज की गुणनफलों से पूंजी पर ब्याज निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पूंजी पर ब्याज की बात। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको इन नियमों का, इन प्रावधानों का ध्यान में नहीं है तो आपके पूंजी पर ब्याज की गणना गड़बड़ हो सकती है। अगर पूंजी पर ब्याज की गड़बड़ हो गई तो संभावना यह है कि प्रश्न भी गड़बड़ हो जाए। तो पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान क्या है उसकी बात करते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख ना हो, यानी पार्टनरशिप डीड में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स की बात नहीं कही गई है, कहीं नहीं कहा गया देना या नहीं देना, कोई उल्लेख नहीं है, हमें कोई ब्याज नहीं लगाना है, पूंजी पर किसी प्रकार की कोई ब्याज की गणना नहीं होगी। समझ में आ रही है बात। दूसरा, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख हो, यानी पार्टनरशिप डीड में साफ साफ कह दिया गया हो कि साझेदारी संलेख में कि पूंजी पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, उस कंडीशन में अब अपने को अलग अलग स्थितियां देखनी है। सबसे पहली स्थिति, हानि की दशा में अगर फर्म को हानि हुआ है तो उस वर्ष किसी भी प्रकार का ब्याज दे नहीं होगा। अगर फर्म को हानि हुई है तो किसी भी प्रकार का ब्याज दे नहीं होगा। दूसरा, पर्याप्त लाभ होने पर पूर्ण ब्याज। अगर मान लो आपका ब्याज 2 पार्टनर है ए एंड बी, उन दोनों की पूंजी है, एक की 1 लाख और एक की 1.5 लाख, और 10% ब्याज की दर है। कितना परसेंट है? 10%। तो इसके बनते हैं 10,000 और इसके बनते हैं 15,000, टोटल हो गया 25,000। कितना हो गया? 25,000। आपके वर्ष भर में लाभ है 30,000। वर्ष भर में लाभ कितने हैं? 30,000। अब 30,000 है, आप 25,000 ब्याज दे सकते हो, तो पर्याप्त लाभ है तो आप पूरा ब्याज दे दो। तो आगे बात, पर्याप्त लाभ है तो कितना दे दोगे? पूरा ब्याज दे दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी स्थिति, अपर्याप्त लाभ होने पर लाभोत्तक ब्याज। अब आपका पूंजी पर ब्याज बन रहा है 25,000। कितना बन रहा है? 25,000। बात आगे समझ में, ठीक है। और फर्म को लाभ हुआ है 20,000 का। फर्म को लाभ कितना हुआ? 20,000। समझ रहे हो बात। तो इस स्थिति में लाभ अपर्याप्त है ब्याज के लिए, तो ऐसी स्थिति में जितना लाभ हुआ है वहां तक हम ब्याज देंगे। कैसे? इनका पूंजी पर ब्याज है उसका अनुपात क्या बनता है? 2 और 3 अनुपात बनता है ना। तो जो 20,000 है उस 20,000 को हम 2-3 अनुपात में बांट देंगे। तो एक ही हिस्से में ब्याज के कितने आ जाएंगे? 20,000 गुणा 2/5, तो ये हो जाएंगे 12,000। कितने हो जाएंगे? सॉरी 8,000, माफी चाहता हूं, 8,000। और बी के हो जाएंगे 4,000 गुणा 3, 12,000। जिसको 10,000 मिलना था ब्याज उसको 8,000 मिल रहा है, जिसको 15 मिलना था उसको 12,000, क्योंकि लाभ हमारे पास कितने हैं? 20,000 तक ही है। तो जितने लाभ है वहां तक हम ब्याज देंगे अपर्याप्त लाभ होने पर। तो संभावना यह समझता हूं कि ये तीनों संभावनाएं समझ में आ गई होगी आपके। हानि की दशा में कोई ब्याज नहीं देना है, अगर प्रावधान है तो भी ब्याज लगेगा ही नहीं, हानि हो गई कोई लाभ नहीं है, कोई ब्याज नहीं है। पर्याप्त लाभ है
तो पूरा ब्याज मिल जाएगा जितना बनता है उनका। अपर्याप्त लाभ है तो लाभों तक ही ब्याज देंगे। अब लाभ 20,000 है और ब्याज बनता है 25,000, तो लाभ हम ब्याज है 20,000 तक ही देंगे, एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे। ठीक है। और तीसरा प्रावधान, जब पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार हो, अगर ये तब करना है जब प्रश्न में स्पष्ट सूचना दी गई हो। क्या दिया गया हो? स्पष्ट सूचना कि पूंजी पर ब्याज है वो लाभों पर प्रभार है। लाभों पर प्रभार का मतलब फर्म में लाभ हो या ना हो, हानि हो या अपर्याप्त लाभ हो, अपने को ब्याज पूरा ही देना होता है। ठीक है। तो संपूर्ण लाभ देय होगा। बात आगे समझ में। अगर पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार बताया गया है साझेदारी संलेख में, या प्रश्न में स्पष्ट सूचना दी गई है कि लाभों पर प्रभार मानना है पूंजी पर ब्याज को, तो संपूर्ण लाभ देय होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो 3 प्रावधान हैं, इन तीनों प्रावधानों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख ना हो तो कोई ब्याज नहीं देना। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख हो यानी ब्याज देना है तो लाभों की पर्याप्तता देखेंगे, उस हिसाब से ब्याज देंगे। और अगर पूंजी पर ब्याज लाभों और प्रभार है, ये सूचना दी हुई अपने को साफ साफ, तो अपने को संपूर्ण लाभ है वो देना है, चाहे लाभ हो या हानि हो। बात आगे समझ में। तो आज के वीडियो में हमने प्रारंभिक पूंजी की गणना सीखी और अलग अलग परिस्थितियों में पूंजी पर ब्याज की गणनाएं सीखी, और उसके बाद पूंजी पर ब्याज के प्रावधान। तो ये आज हमने थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक हिस्सा है वो सीखा था। कल इस चैप्टर के या इस टॉपिक के, मैं कहता हूं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करेंगे और कुछ आपको होमवर्क में करने के लिए देंगे। आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, ये सारा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।